हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत अभिनंदन आपका चित्तौड़ अकेडमी पर। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने फोर्थ ग्रेड यानी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, क्या आप भी कर रहे हैं फोर्थ ग्रेड या फिर इसके साथ साथ राजस्थान से जुड़ी किसी भी भर्ती परीक्षा यानी आपके 17 अगस्त का पेपर, पटवारी, वीडियो या फिर इसके साथ साथ अन्य किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? तो जी हाँ साथियों, आपके लिए लेकर आ चुका हूँ मैं राजस्थान जीके का इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी आपके पूरा का पूरा पार्ट ये जो रहने वाला है आज का सेशन, ये पूरा पूरा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर जरूर कर लीजिएगा। और शुरू करते हैं, चलो साथियों, पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राजस्थान की सबसे बड़ी खारी झील कौन सी है? यानी सबसे बड़ी खारी झील के बारे में पूछा गया है। तो खारी झील आपको पता ही होगा, प्रमुख 5 खारी झीलें हैं: सांबर, लुणकरनसर, डीडवाना, कुचामन। ये सभी जो आपकी 5 जिले हैं, उनमें से इनमें से ऑप्शन में कौन सी दे रखी है? तो ये आपके पिछला, फतेह सागर, सांबर और नक्की झील। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सांबर झील, यानी आपके ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें हम सांबर झील की, तो ये भारत की सबसे बड़ी खारी झील हो जाएगी। भारत की सबसे बड़ी खारी झील की सबसे बड़ी खारी झील। और साथ ही साथ ये नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध झील है। ये झील है जो नमक उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध झील है, नमक उत्पादन। करेक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने। मानव शरीर की सबसे बड़ी, देखिए विज्ञान, आपके जीके के साथ साथ विज्ञान और मैथ्स की क्लासें भी इसमें, यानी ये जो प्रश्न है इनमें आपके गणित का समावेश होगा, विज्ञान का समावेश होगा, राजस्थान जीके तो है ही है। तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा आपको पेपर की तरह ही इसको एक तरह से प्रोवाइड करवाया गया है। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो दूसरा प्रश्न आपके सामने। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, यकृत, लीवर, अग्नाशय या फिर पिट्यूटरी? तो ये जो चारों आपके सामने ग्रंथि दे रखी है, इनमें से सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में पूछा गया है, तो वो हो जाएगी आपके यकृत यानी लीवर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यकृत आपके शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पाचन रस पित्त का निर्माण करती है। पित्त रस का निर्माण कौन करता है? यकृत ग्रंथि, पित्त रस। और ये बाद में कहाँ पर इकट्ठा होता है? पित्ताशय में। बिल्कुल, आपकी सभी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए ताकि आपको कंफ्यूजन से बिल्कुल आपको दूर, बहुत दूर हो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। राजस्थान का वह जिला जहां पर सबसे अधिक जनसंख्या है, और सबसे अधिक जनसंख्या के बारे में पूछा गया है, तो वो आपके लिए हमेशा कौन सा हो जाएगा? जोधपुर, जयपुर, अलवर, कोटा में से जयपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या होने का कारण क्या है? एक तो सबसे पहले ये राजधानी है, और यहाँ पर थोड़ा राजधानी के हिसाब से थोड़ी सुविधाएं बाकी शहरों के हिसाब से जयपुर में सुविधा थोड़ी अच्छी मिलती है। और 2011 जनगणना के अनुसार जयपुर ही वो जिला है जो सबसे अधिक जनसंख्या रखता है और सबसे बड़ा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला हो जाएगा आपके जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने। अशोक स्तंभ पर कितने शेर बने हुए होते हैं? अशोक स्तंभ के बारे में पूछा गया है कि इसके ऊपर शेरों की संख्या कितनी होती है? तो 3, 2, 4 और 1। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके 4, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पता ही होगा कि एक इस साइड, यानी चारों दिशाओं में, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण और पूर्व में, चारों दिशाओं में आपके शेरों की संख्या होती है। तो इस प्रकार से 4 संख्या हो जाएगी अशोक स्तंभ में। और अशोक स्तंभ आपके सारनाथ से लिया गया है। और अशोक स्तंभ में एक और लाइन लिखी हुई है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सी लाइन है, तो वो हो जाएगी आपके सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने। थार मरुस्थल को और किस नाम से जाना जाता है? तो थार मरुस्थल, ये जो अपने राजस्थान का डेजर्ट है, इसको पूछा गया कि और इसका नाम कौन सा है? तो इसका नाम क्या है? राजस्थान का मैदान, महान भारतीय मरुस्थल, अरावली क्षेत्र या फिर पश्चिमी पठार? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके बी, यानी महान भारतीय मरुस्थल। महान भारतीय मरुस्थल यानी आपके कौन सा हो गया? ग्रेट इंडियन डेजर्ट। इंग्लिश में ये आ सकता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। बिल्कुल, आपको सभी के सभी प्रश्न डिटेल में मिलेंगे। आपको अब बिल्कुल कंफ्यूजन क्लियर होगा हर जगह आपका। और ये अगर आपसे पूछ ले कि कौन से भाग में है, पूर्वी में है, दक्षिणी में है, उत्तरी में है या फिर पश्चिमी में है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पश्चिमी भाग में। यानी राजस्थान के भी पश्चिमी भाग में और पूरा भारत के भी पश्चिमी भाग में फैला हुआ महान भारतीय मरुस्थल थार का मरुस्थल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? इनसेट 1B, आर्यभट्ट, भास्कर या फिर रोहिणी? तो करेक्ट आंसर साथियों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथ के साथ आपको क्या करना है कि मैं जैसे ही प्रश्न बोलता हूँ, आपको वो प्रश्न वहां पर ही पॉज करके उसका आंसर आपको कमेंट में करना है, ताकि आपका जो तैयारी है आपको भी पता चले कि आपकी तैयारी किस प्रकार से, कितनी ऊंचाई पर है। या फिर आपको जो प्रश्न है, यानी जो मैंने ऐसे पूछा कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो आपको अगर पता है कि आर्यभट्ट है, तो यहाँ पर आपको कमेंट कर देना है आर्यभट्ट। और लास्ट में, यानी पूरी की पूरी क्लास हो जाए ये कंप्लीट, और उसके बाद में आपको लास्ट में कितने आंसर, यानी मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ 25 से 30 प्रश्न।
तो इन 25 प्रश्नों में से आपने कितने आंसर को राइट टिक किया, ये आपको क्या करना है, लास्ट में कमेंट करना है। और अगर क्लास पसंद आ रही है, कि क्लास का तरीका अच्छा है, ये थोड़े आपको प्रश्नों का समावेश अच्छा मिल रहा है, तो इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूले। तो यहाँ पर अगर बात करें हम उत्तर की, तो ये हो जाएगा आपके आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है, जो आपके 1975 में। इसको लॉन्च कब किया गया था? 1975 में। और सहायता किसकी ली गई थी? सोवियत संघ की। यानी किसी की हेल्प से, सबसे पहले तो हम खुद तो इसको लॉन्च कर नहीं सकते हैं, तो सहायता ली गई थी इसमें सोवियत संघ की, और उसकी सहायता से 1975 में आर्यभट्ट नाम से भारत का पहला उपग्रह छोड़ा गया या फिर लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, गुरुमुखी लिपि का किस भाषा में संबंधित है? यानी ये लिपि है, गुरुमुखी एक लिपि है, जैसे अपने हिंदी की कौन सी हो गई? देवनागरी लिपि। हिंदी की जैसे देवनागरी लिपि है, तो गुरुमुखी किस लिपि की, मतलब सॉरी, किस भाषा की लिपि है? तो यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदी, पंजाबी, गुजराती और उर्दू में से पंजाबी। यानी पंजाबी कौन से भाषा की, नहीं सॉरी, पंजाबी की कौन सी लिपि होती है? तो गुरुमुखी लिपि। और इसमें इसमें सिख धर्म ग्रंथ भी लिखे जाते हैं, पंजाबी भाषा में ही सिख धर्म ग्रंथ। सिख धर्म ग्रंथ। बिल्कुल, आपकी चीजें यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में कौन सी नदी बारहमासी, यानी परमानेंट, पूरे जो ये पेरिनियल दे रखा है, राजस्थान में बारहमासी बहने वाली, यानी 12 महीने पूरे साल बढ़ने वाली नदी कौन सी है? तो चंबल, बनास, लूनी और मोरेल। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके चंबल। चंबल एकमात्र और प्रमुख नदी है। ये हो जाएगी आपकी एकमात्र और प्रमुख नदी, जो पूरे राजस्थान में वर्ष भर बहती है। और इसका उद्गम कहाँ से है, ये आपको कमेंट में बताना है। इसका उद्गम स्थल आपको कमेंट में बताना है। क्या बताना है? उद्गम स्थल। ये आपका होमवर्क रहने वाला है, कमेंट में बताना। और इसका अगर मैं आपको बताता हूँ कि समाप्ति स्थल, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। समाप्ति स्थल जो हो जाएगा इसका इटावा में। इटावा कहाँ पर है? ये यूपी में आता है। और कहाँ, कौन सी नदी में आता है? यमुना नदी में। यानी चंबल का जल कौन सी नदी में मिल जाता है? यमुना नदी में। कहाँ पर मिलता है? इटावा, यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, राजस्थान राज्य का गठन कब हुआ? 15 अगस्त 1947, 1 नवंबर 1956, 26 जनवरी 1950 या फिर 30 मार्च 1949? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, यानी 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949 को आपके राजस्थान राज्य का जो वर्तमान स्वरूप है, इसमें इसका एक तरह से पूरा का पूरा डिजाइन डल गया था। कब हुआ था ये कंप्लीट काम? ये हुआ था आपके 30 मार्च 1949 को। और इसी दिन जो जयपुर है, जयपुर को राजधानी भी इसी दिन को घोषित की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, नटराज मूर्ति किस देवता से संबंधित है? यानी जो हम बोलते हैं कि ये नटराज की मूर्ति है, तो ये कौन से देवता, यानी अपने कौन से भगवान से संबंधित है? तो विष्णु भगवान, गणेश भगवान, शिव भगवान या फिर ब्रह्मा भगवान? तो यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? शिव। यानी शिव से, जो भगवान शिव से नटराज की मूर्ति वो संबंधित है। और अगर बात करें हम कौन सी, ये रूप कौन सा है, तो ये है तांडव नृत्य रूप। तांडव नृत्य रूप, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, गागरोन किला। गागरोन किला किस जिले से संबंधित है? झालावाड़, बूंदी, कोटा और बारां? चारों ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट में आप आंसर बताएं। मैं आपको इसका आंसर बता ही देता हूँ कि ए, यानी आपके झालावाड़। झालावाड़ से संबंधित है गागरोन किला। और ये कौन सा दुर्ग है? जल दुर्ग है। अगर आपसे प्रश्न में आ जाए कि गागरोन किला कौन सा दुर्ग है, तो ये जल दुर्ग है। और अगर अगर ये जल दुर्ग है, तो इसमें कोई नदियां आकर मिलती होगी, तो वो नदियां कौन सी नदियों का संगम है? आहू और परवन। कंप्लीट। और इसके बारे में एक बात है कि यहाँ पर एक लेखक थे, जिनका नाम था पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़, जिनसे हल्दी घाटी के युद्ध के समय महाराणा प्रताप पत्र व्यवहार करते थे। पत्र व्यवहार कौन करते थे? महाराणा प्रताप। और इन दोनों को, यानी पृथ्वीराज राठौड़ हो गए और आपके महाराणा प्रताप, इनके ऊपर एक किताब लिखी गई या फिर कविता लिखी गई, वो नाम था उसका पीतल पाथल। राजस्थान को पीतल पाथल की धरती भी कहा जाता है। और इसमें पीतल कौन है, पाथल कौन है, ये आपको कमेंट में बताना है कि पीतल किसे कहा गया है और पाथल किसे कहा गया है। और जो पृथ्वीराज राठौड़ ने यहाँ पर एक ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ का नाम हो जाएगा आपके, जो कहाँ पर लिखा गया था? गागरोन के किले में। और यहाँ इस ग्रंथ का नाम है वेली किशन रुक्मनीरी। वेली किशन रुक्मनीरी। बिल्कुल, ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथ रहने वाला है। आपके जो राजस्थानी भाषा का साहित्य है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपके वेली किशन रुक्मनीरी। बहुत ज्यादा इसको मान्यता प्राप्त है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको एक बार याद करना होगा कि किसने लिखा।
अगर बात करें हम वेली किशन रुक्मणी री, तो ये ग्रंथ लिखा है आपके पृथ्वीराज राठौर ने, कहाँ लिखा? गागरोन किला में। और पृथ्वीराज राठौर से जुड़ी दूसरी बात है कि ये महाराणा प्रताप के साथ पत्र व्यवहार करते थे किस समय? जब मुगलों से महाराणा प्रताप स्वाभिमानी की लड़ाई लड़ रहे थे, और उस समय पृथ्वीराज राठौर इनके अधीन थे, मुगलों के अधीन होकर भी अपने महाराणा प्रताप से पत्र व्यवहार किया करते थे, और पीतल पातल की उपाधि दी गई है पृथ्वीराज राठौर और महाराणा प्रताप को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, भारत के संविधान में कितने मूलभूत अधिकार है? देखिए पॉलिटी से क्वेश्चन है, 4, 6, 7 या 5? ये सभी को पता होगा कि 6 मौलिक अधिकार है, जिनमें प्रमुख हो जाएंगे आपके समानता। प्रमुख या सभी के सभी प्रमुख है, फिर भी हम आपको एक आधे नाम बता देते हैं। स्वतंत्रता, धर्म धर्म से संबंधित, संस्कृति से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, राजस्थान का कौन सा पशु राज्य पशु घोषित है? यानी इनमें से कौन सा पशु है जो राज्य पशु घोषित है? तो आपके यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, ऊंट, हाथी, चिंकारा, चिंकारा। ये जो दोनों ऑप्शन है, इनकी जगह आपको लिखना है, एक ऑप्शन में आपके आ जाएगा घोड़ा, और दूसरे ऑप्शन में आ जाएगा आपकी शेर। ये ऑप्शन यहाँ से करेक्ट कैंसिल कर दो। तो ऊंट, हाथी, घोड़ा या शेर? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊंट, आपके घरेलू पशु पशु है। राज्य पशु में घरेलू पशु हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, गणित से संबंधित। 45 + 9 भाजक 3 × 2 बराबर क्या आएगा आंसर? 51, 51.5, 61 और 51.01। ठीक है, यहाँ तक आपके कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका आंसर, आंसर क्या आने वाला है। तो आपको इसमें एक नियम होता है गणित का, बोडमोस नियम, बोडमोस रूल। इस रूल में क्या होता है कि सबसे पहले हम अगर कोई साधारण तरीके से अगर इसको हल करने जा रहा है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले 45 + 9 कर लेगा, बाद में जो आएगा उसमें भाज्य कर देगा 3 को, और बाद में जो आएगा उससे 2 को गुणा कर लेगा। पर ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, और उससे आपका आंसर गलत हो जाएगा। पर इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें, कोई भी अगर आपको संख्या दे रखी है, तो सबसे पहले ये नियम आपको लागू करना है। सबसे पहले क्या करना है आपको? भाग करना है, बाद में गुणा, बाद में प्लस, और बाद में माइनस। और अगर इससे पहले आपके कोष्टक आ जाए, तो वो और पहले हल करना है। ये आपके पूरा का पूरा नियम रहता है और रूल होता है मैथ्स में। तो अगर हम यहाँ पर हल करेंगे, तो 9 भाजक 3 कितना हो जाएगा? 3, और इंटू 2 कर लेंगे हम, तो 6 यहाँ पर आ जाएगा। 45 + 6 कर लेंगे तो 51 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपके राइट आंसर हो जाएगा। बिना किसी झिझक के आपको बिल्कुल क्या करना है? राइट आंसर को टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? आबू, जयश्री, गुरु शिखर या फिर सिरोही शिखर? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? गुरु शिखर, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सभी को पता होगा कि गुरु शिखर माउंट आबू में स्थित है, और ये सबसे ऊंचा पर्वत है। कहाँ पर? ये माउंट आबू। और ये अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे, अरावली पर्वत श्रृंखला का है सबसे सर्वोच्च बिंदु। और उसकी अगर लंबाई की सॉरी ऊंचाई की बात करें, तो वो हो जाएगी आपके 1722 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, रामायण के लेखक कौन है? देखिए ये प्रश्न भी आपके आ सकते हैं कि रामायण के लेखक कौन है, महाभारत के लेखक कौन है? तो रामायण के लेखक कौन हो जाएंगे? वेद व्यास, वाल्मीकि, तुलसीदास या फिर कबीर? तो यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, वाल्मीकि। और इन्हीं को कौन सा कवि कहा जाता है? आदि कवि, आदि कवि। और ये रामायण के क्या है? लेखक है, मूल लेखक है। नेक्स्ट सेशन हो जाएगा आपके सामने, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? देखिए ये नारा आपके इतिहास में सबसे इंपोर्टेंट नारों में से एक होता है। तो जय जवान जय किसान नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर बिल्कुल हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी, जिन्होंने कौन सा नारा दिया था? जवान जय किसान। और ये किससे संबंधित था? देशभक्ति और कृषि से, क्योंकि समझ में आ रहा है कि देशभक्ति और कृषि, और 1965 में दिया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, बिजोलिया आंदोलन किससे संबंधित है? कर व्यवस्था के विरोध में, शिक्षा सुधार, महिला अधिकार या फिर धार्मिक स्वतंत्रता? तो यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा कर व्यवस्था के विरोध में। कर व्यवस्था के विरोध में क्यों था? तो यहाँ पर बहुत सारे, यानी बिजोलिया जो रियासत, रियासत तो हम क्या बोल देंगे, रियासत तो मेवाड़ थी, पर जो ठिकाना था बिजोलिया, इस पर करों की, यानी करों की बौछार कर रखी थी 84 प्रकार के कर, सर्वाधिक 84 प्रकार के कर यहाँ पर लगाए गए थे। और उनके विरोध में यहाँ पर बिजोली आंदोलन, जो कि लगभग आपके 44 साल, यानी 1897 से 1941 तक चलने वाला एकमात्र सबसे लंबा भारत और राजस्थान का किसान आंदोलन था। और किसके विरोध में था? कर व्यवस्था के विरोध में। और इसका नेतृत्व किसने किया? सबसे, इसमें 3 चरण थे।
इसको 3 चरणों में बाँटा गया था। सबसे पहले थे आपके साधु सीताराम दास और दूसरा का चरण का आपके किसने किया? विजय सिंह पथिक, जो आपके राजस्थान में किसान आंदोलन के प्रणेता कहलाते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि जनक, किसान आंदोलन के जनक। और तीसरा हो जाएगा आपके विजय सिंह पथिक के बाद दूसरे और नेताओं ने। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा 3 चरणों में विभक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने 19वां। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 208, 206, 210, 201। तो यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा 206 हड्डियां कुल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1917, 18, 19 या 20? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके 1919। और डेट अगर आपसे पूछ ले तो 13 अप्रैल। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? आपके अमृतसर में। और यहाँ पर गोली चलाने का जो आदेश दिया था वो किसने दिया था? जनरल डायर ने, यानी जनरल डायर के नेतृत्व में। कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, किस स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, भगत सिंह, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने सुभाष चंद्र बोस, तीसरा हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और चौथा हो जाएगा आपके सामने चंद्रशेखर आजाद। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेताजी के नाम से हम जानते हैं सुभाष चंद्र बोस। इन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी कहा जाता है और इन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण जो गठन किया था वो था आपके आजाद हिंद फौज का। आजाद हिंद फौज का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो माउंट आबू, डूंगरपुर, सिरोही या फिर झालावाड़? तो ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंट आबू, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, 20% का 25% क्या होगा? यानी हमें पहले बोला गया कि एक बार किसी वस्तु का 20% है, फिर उसका हमें 25% और निकालना है, तो वो हम कैसे हल करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 20% को निकालेंगे। तो इसके लिए जैसे ये है 20 और इसका 25% निकालना है, तो ये हो जाएगा आपके 25/100। तो 1 0 से 1 0 यहाँ पर कैंसिल हो सकते हैं, 2 से 10 कैंसिल हो सकते हैं, 5 से 25 कैंसिल हो सकते हैं। आंसर हो जाएगा आपके 5%। तो आपके ऑप्शन में कौन सा दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, राजस्थान में गणगौर उत्सव किससे संबंधित है? यानी जो गणगौर उत्सव है राजस्थान में, जो अच्छे से मनाया जाता है बहुत अच्छे तरीके से, तो वो किससे संबंधित है? यानी कौन से प्रभु या भगवान से संबंधित है? तो भगवान आपके हो जाएंगे कृष्ण, गणेश, शिव पार्वती और विष्णु लक्ष्मी। तो यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा शिव पार्वती। शिव पार्वती को गणगौर त्योहार समर्पित है और मुख्यतः महिलाओं का त्योहार है ये। किसके लिए त्योहार है? यह विवाह, सौभाग्य, समृद्धि का प्रतीक त्योहार है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, आपको इस जो ये ऑप्शन प्रश्न है इसमें आपको क्या करना है, गणगौर की एक गणगौर उत्सव कहाँ है, यानी कौन से दो शहरों का, दो शहरों के नाम आपको कमेंट में बताने हैं जहां पर ये जोरों शोरों से या फिर इसको अच्छे से मनाया जाता है, वो कौन से दो शहर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? 1950, 52, 59 या फिर 62? तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके 1959, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। और अगर इसमें भी डेट पूछ ले अगर आपको, तो 2 अक्टूबर 1959। और ये अपने भारत में यानी पूरे भारत में कहाँ से शुरू किया गया था? राजस्थान के नागौर जिले से। और ये लोकतंत्र तक पहुंचने की एक सर्वोच्च जड़ मानी जाती थी। तो इस प्रकार आज की क्लास यहीं पर पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।